हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ और प्रेजेंट में हम इन लेक्चर्स में पढ़ रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 6 भारत की और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लास्ट पॉइंट अपने सिलेबस का विदेश व्यापार नीतियां हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें डिस्कस की थी। तो विदेश व्यापार नीतियों का जो विकास क्रम और 2023 तक जो विदेश व्यापार नीतियां चल रही थी उनके बारे में पढ़ा। फिर 2023 में नई विदेश व्यापार नीति आई थी, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा एक बार उसको रिकॉल करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था कि विदेश व्यापार नीति डायरेक्ट केवल वही टॉपिक नहीं है, इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे छुपे हुए टॉपिक हैं, वह भी आपको कवर करने होंगे। जैसे विदेश व्यापार क्या है, आयात और निर्यात क्या है, इसके अलावा भाई भुगतान संतुलन क्या है, आयात प्रतिस्थापन क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझनी होंगी और वह आपने लास्ट क्लास में समझी भी थी। इसके अलावा विदेश व्यापार नीतियों का जो इतिहास है भारत में, वह कैसा क्या रहा, विदेश व्यापार नीतियों का इतिहास, कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति बनाता था, किस तरीके से उनमें प्रावधान किए गए, क्या प्रमुख उद्देश्य थे उन नीतियों में। तो हमने पढ़ा था कि 1962 में कौन सी निर्यात आयात नीति समीक्षा समिति बनी थी, निर्यात आयात समीक्षा समिति बनी थी 1962 में। फिर 1982 में 1982 में एग्जिम बैंक निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात 1985 में क्या हुआ था, पहली निर्यात आयात नीति लाई गई थी बीपी सिंह के द्वारा जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इसके पश्चात जो 1991 के क्या हुए थे, नए सुधार हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे, नई औद्योगिक और आर्थिक नीति आई थी, इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हुई। उसके बाद 1 अप्रैल 1992 को नई निर्यात आयात नीति लागू की गई। कब? 1 अप्रैल 1992 को, जिसकी अवधि 5 वर्ष की थी। इसके क्या लक्ष्य थे, क्या प्रमुख प्रावधान किए गए, ये हमने जाने। फिर उसके बाद 97 से 2002 के लिए, 2002 से 2007 के लिए आई सॉरी। फिर जैसे कि पता है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2004 में गिर गई और मतलब वो चुनाव हार गए और फिर बाद में कांग्रेस की सरकार आई। तो इस कांग्रेस की सरकार ने फिर अगस्त 2004 में नई विदेश व्यापार नीति क्या प्रस्तुत की 2004 में। और 2004 से इस नीति का नाम विदेश व्यापार नीति हो गया। उसके पहले इन नीतियों का नाम क्या था, निर्यात आयात नीति था। क्या? निर्यात आयात नीति। किस पंचवर्षीय योजना के समकक्ष ये नीतियां थीं, यह भी आपको पढ़ना होगा, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो 2004 में नीति आई थी, इसे किसने, कमलनाथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? तो आपको डेट भी याद रखनी है, 31 अगस्त 2004 को। फिर इसमें कुछ 2-4 अच्छे इनिशिएटिव थे। क्या थे? जैसे सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम इसमें लाई गई थी। क्या लाई गई थी 2004 की नीति में? सर्व्ड फ्रॉम इंडिया। ये कुछ इतिहास था इसका, है ना, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम। टारगेट प्लस स्कीम थी। फिर जो कृषि उपज हैं उनके निर्यात के लिए स्पेसिफिक वेयर हाउसिंग जोन, फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन, ये सब 2004 की नीति में प्रयास किए गए थे, ये प्रावधान किए गए थे। और साथ ही साथ क्या, भारत से सेवा निर्यात के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, सर्व फ्रॉम मतलब सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था 2004 में। फिर 2004 से 9 तक ये नीति चली। फिर उसके बाद 2009 में अगली विदेश व्यापार नीति 27 अगस्त 2009 को लागू की गई। फिर इसके पश्चात 2014 में कांग्रेस की सरकार गिरी और किसकी, एनडीए की सरकार आई। तो फिर 1 अप्रैल 2015 से नई विदेश व्यापार नीति लागू की गई। कब? 1 अप्रैल 2015 से। तो इसकी कार्यकाल क्या 2015 से 20 का था। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था 2015 की विदेश व्यापार नीति में? तो इसका लक्ष्य क्या था भाई, 2020 तक भारत के विदेश व्यापार को कितना करना था, $900 अरब।
900 अरब अमेरिकी डॉलर भारत के निर्यात को बढ़ावा देना था। फिर ये लक्ष्य था। इसमें क्या ब्रांड इंडिया का नाम का सहारा लिया गया कि भाई जो हम निर्यात करेंगे तो ब्रांड इंडिया पूरे विश्व में चलना चाहिए। जैसे भाई पूमा चलता है, जैसे कैंपस चलता है, ऐसी भाई डेल चलती है, टेस्ला ऐसा ब्रांड चलता है कि भाई हम एप्पल ब्रांड चलता है, ऐसी ब्रांड इंडिया चल जाए अगर तो भारतीय उत्पादों की डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारा जो व्यापार घाटा है वो भी बढ़ेगा, भुगतान संतुलन हो जाएगा। इस तरह से तो ब्रांड इंडिया को बढ़ावा दिया गया था। ये नीति जो थी यह मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इन सबको समावेशित इंक्लूसिव करते हुए, इनके साथ समन्वय बैठाते हुए यह नीति लाई गई थी। इसकी अवधारणा, इसकी सोच यही थी, उद्देश्य यही थे। फिर इसमें क्या भाई एक और उद्देश्य था, इसके निर्यात संवर्धन तो करना है, साथ ही साथ रोजगार का भी विकास करना था। क्या रोजगार का भी विकास इस नीति में करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर इसमें क्या MEEIS और SEIS स्कीम लाई गई थी। यह क्या उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए और यह है किसके सेवा के एक्सपोर्ट के लिए, SEIS सर्विस एक्सपोर्ट के लिए। फिर 2020 तक इसमें क्या करना था, लक्ष्य क्या रखा गया था कि विश्व व्यापार में जो भारत की भागीदारी है वह बढ़ाकर 3.5% करनी थी। कितनी 3.5%, जो कितनी 1.6% थी, मतलब लगभग दुगनी करनी थी, दुगने से ज़्यादा। और इसमें क्या पेपरलेस कार्य पर फोकस किया गया था कि भाई जो भी सर्टिफिकेट बनने हैं, जो भी प्रमाण पत्र मिलने हैं, जो भी लाइसेंस बनना है वो 24/7 पेपरलेस तरीके से उसे सुविधा प्रदान की जाएगी। किसको, आयातकों को और निर्यातकों को। इसके अलावा MSME से किसको, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए MSME के 108 क्लस्टर क्या किए गए, पहचाने गए, उनकी पहचान की गई और उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। उन्हें अलग से इनके क्लस्टर्स निर्मित करके वहां पर अच्छे निर्यात प्रमोशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 108 MSME क्लस्टर। और फिर हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट जो थे, क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हाई वैल्यू एडिशन करते हैं हमारे निर्यात में, उनको प्रोत्साहन, उन पर फोकस करने की बात की गई थी। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे किसके, 2015 से 20 की नीति के। चूंकि 2020 में किसकी, कोविड महामारी का दौर था। किसका, कोविड महामारी का। इसलिए इस नीति को 3 साल की एक्सटेंड किया गया और यह समाप्त हुई 2023 में। 2023 में यह नीति समाप्त हुई 3 साल तक एक्सटेंड करने के बाद। फिर 2023 में 1 अप्रैल 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लागू की गई। कब, 1 अप्रैल 2023 को। जब यह नीति लागू की गई तो भारत के सामने कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी भाई, जब 2023 की नीति लाई गई तो पहले तो किन परिदृश्य में लाई गई, तो भाई 2023 की नीति में याद कीजिए क्या था, कोविड से उबरा भारत। 2022 में कोविड से उतरा, तो कोविड के उपरांत की परिस्थितियां थी जिसमें क्या हो रहा था भाई, सभी देश किसकी ओर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे थे। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे, तो भारत के सामने क्या समस्या थी कि भाई हमें अपना निर्यात बढ़ाना है, लोगों के सामने अपनी डिमांड जनरेट करनी है और साथ ही साथ स्थिरता के साथ इसमें निर्यात में स्थिरता भी लानी है, क्योंकि कोविड के साथ इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी निर्यात में, तो इसमें स्थिरता लाना एक बड़ी समस्या हो गई थी। हालांकि समयानुसार भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि हो रही है लगातार। जैसे भाई 2004 की नीति में विदेश व्यापार को दोगुना कर कितना 1.5% करना था पूरे विश्व के व्यापार में, वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी। तब 2004 में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 0.8% थी। सोचो आज 3.5% का हम लक्ष्य रख रहे हैं। 900 जो 1992 की क्या आई थी, विदेश व्यापार नीति आई थी, उसमें कितने 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा था और आज हम 760 अरब डॉलर, जो 2023-24 का वित्त वर्ष है, इसमें भारत के कुल विदेश व्यापार या कुल निर्यात, भारत के कुल निर्यात का अनुमान 760 अरब डॉलर रहने का है। वहीं अगर हम बात करें जनवरी 2024 की, जनवरी 2024, तो जनवरी 2024 में भारत का निर्यात लगभग 67.24 अरब डॉलर रहा।
जनवरी 2024 में इतना निर्यात रहा भारत का। तो ऐसा अनुमान है कि जो मार्च एंड तक 31 मार्च 2024 तक, मतलब वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात कितना होगा एक वर्ष में? 760 अरब डॉलर का ये अनुमान है। और 2023 की नीति में क्या लक्ष्य रहा कि हमें इस निर्यात को और बढ़ाना है। कितना? 2 ट्रिलियन डॉलर। हमें अपने निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर के टारगेट तक पहुंचाना है, कि मार्का तक पहुंचाना है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो यह कब? 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई विदेश व्यापार नीति। कब? 1 अप्रैल 2023 को। और इसमें क्या, इसका जो विदेश व्यापार नीति, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्यात को सुगम बनाना, और इसमें क्या, निरंतरता की बात की गई, और निर्यात को सुगम बनाना है, और व्यापार की अपने यहाँ परिस्थिति भी सुगम करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात, व्यवसायगत सरलता की बात भी इसमें की गई। फिर इसके प्रमुख लक्ष्य क्या थे? तो इसके प्रमुख लक्ष्य ये थे कि भाई जो व्यापार की सुगमता और निर्यात की सुगमता के लिए री इंजीनियरिंग करनी है। री इंजीनियरिंग कैसे? कि भाई कोई प्रमाण पत्र है या भाई निर्यात का लाइसेंस बनाना है, उसको सरल करना। भाई यहाँ से और पोर्ट तक ले जाने के लिए री इंजीनियरिंग, उसके सिस्टम में फिर से सुधार करना है। री इंजीनियरिंग क्या होगा कि भाई अगर किसी चीज़ का कोई प्रोसेस है, कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में सुधार करके उसे और सुगम बनाना है। ऐसी री इंजीनियरिंग और स्वचालन, मतलब ऑटोमेशन भी, कि हमें ज़्यादा जगह ज़्यादा मैनुअल वर्क ना करना पड़े, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, ऑटोमेशन की। भाई अब किसी को निर्यात करना है, किसी को इंडस्ट्री लगानी है निर्यात के लिए, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड से भी चाहिए क्लियरेंस, उसे भूमि बोर्ड से भी चाहिए है, उसे जल बोर्ड से भी चाहिए है, अलग अलग क्षेत्र से उसे क्या चाहिए है भाई? क्लियरेंस। तो सिंगल विंडो होगी, स्वचालन होगा, एक जगह आप अप्लाई करो, स्वचालित रूप से सभी जगह अप्लाई होकर और आपको एक ही जगह उसका निराकरण मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें। फिर इसमें क्या, 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया है हमारे निर्यात को बढ़ाने का। कितना? 2 ट्रिलियन डॉलर। अच्छा, इस नीति की एक खास बात है, अभी तक आपने जितनी भी नीतियां पढ़ी उनकी सभी क्या टाइम लिमिट थी। 1992 से 1997, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2015 से 2020। लेकिन इसकी कोई टाइम लिमिट निर्धारित नहीं है। इसके संबंध में समयानुसार नोटिफिकेशन जारी किया जाता रहेगा। इसकी कोई अंतिम तिथि, कोई कहना चाहिए कि लास्ट डेट फिक्स नहीं है इस नीति की। बस इसमें निरंतरता बनाए रखने की बात की गई कि हम निरंतरता बनाकर रखेंगे। तो विदेश व्यापार नीति में प्रमुख क्या थे लक्ष्य। अब हम बात करें इस नीति के कुछ प्रमुख 4 लक्ष्य हैं। कितने? 4 लक्ष्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इनके संबंध में। अब वो 4 लक्ष्य क्या हैं? सबसे पहले तो छूट के लिए प्रोत्साहन करना है। अब कैसी छूट? भाई शुल्क में छूट होगी, निर्यात होगा तो निर्यात में भाई जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसमें छूट होगी। इसके अलावा जो उत्पादन है, उत्पादन के स्तर पर भी अलग अलग सब्सिडी मिलेगी। तो छूट के साथ निर्यात को प्रोत्साहित करना है प्रत्येक स्तर पर छूट देकर। फिर इसके अलावा भाई सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन करना है। अब किसका सहयोग? तो सहयोग के माध्यम क्या? निर्यातकों का, राज्य का, जिले का और भारतीय अलग अलग मिशन है, इनके माध्यम से आपस में सहयोग के माध्यम से निर्यात को प्रमोट करना है। तो यह दूसरा स्तंभ है। पहला पिलर क्या है? छूट के साथ क्या करो? प्रमोट करो। दूसरा भाई सहयोग, आपसी सहयोग समन्वय के साथ। अब किस में? भाई जिला समिति, जिला उद्योग समिति है, जिला निर्यात समिति है, उनके माध्यम से। भाई ओडीओपी क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना। भाई वह प्रोत्साहन ही दे रही है जिले के समन्वय से। जिले में, राज्य में अलग उत्पाद है, महेश्वर की साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ हुई, या बारासिवनी की साड़ियाँ हुई, चन्नौरी चावल हुआ, कड़कनाथ मुर्गे, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है और फिर उनके निर्यात पर, उनके प्रोडक्शन पर छूट भी दी जा रही है। तो यह क्या? यह सहयोग के माध्यम से निर्यात। फिर व्यापार सुगमता करने में, यहाँ तीसरा स्तंभ जो है वह क्या? व्यापार सुगमता करने में। फिर लेन देन की लागत में कमी करना, जो लेन देन की लागत है। और ई पहल।
अब तीन चीजें हैं थर्ड पिलर में, क्या है? पहले तो व्यापार करने में सुगमता लानी है। अभी क्या मतलब ईज ऑफ डूइंग, मतलब पूरा इकोसिस्टम है उसे और सरल बनाना है ताकि व्यापार करना, आयात करना, निर्यात करना और उत्पादन करना सरल हो जाए। इसके आधार पर क्या, जो विदेशी कंपनियां हैं भाई यहाँ पर आएंगी। देखो कभी कभी समस्या क्या होती थी, कोई विदेशी फर्म है इंडिया आई, अब उसे अगर घाटा हो रहा है, वह इंडिया के मार्केट से वापस जाना चाहती है, लेकिन कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां ऐसी हैं कि वापस जा नहीं सकती पाती थी आसानी से। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी भारत में आती भी नहीं थी कि यार अगर नुकसान हुआ मुझे तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, ये सोचती थी कंपनी। लेकिन अब व्यापार सुगमता होगी भाई, पैसा डालना भी आसान होगा, पैसा निकालना भी आसान होगा। इससे क्या है भाई, इन्वेस्ट आएगा और उत्पादन में कहीं ना कहीं यह योगदान देंगे। तो ऐसे ईज ऑफ डूइंग को सरल करना है। फिर लेन देन है उसकी लागत को कम, कि भाई जो विदेश में से हम पैसा आएगा या हमारा पैसा विदेश जाएगा, उसके लेन देन को, जो ट्रांजैक्शन है उसको सरल करना है, जिससे इसको और प्रोत्साहन मिले। फिर इसके बाद ई पहल, भाई हमें डिजिटल इंडिया के से मिलाना है इसको, और ई कॉमर्स को बढ़ावा देना है, ई ट्रेड को बढ़ावा देना है। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सभी ई पहल के माध्यम से क्लियर हैं। साथ शिकायत निवारण तंत्र है तो वह भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। फिर जो चौथा स्तंभ है उसमें क्या, उभरते क्षेत्रों और स्कोमेट नीति, SCOMET पॉलिसी और उभरते क्षेत्र, इनके बारे में बात करता है चौथा स्तंभ। जैसे उभरते क्षेत्र जो भी अर्थव्यवस्था के नए उभर रहे क्षेत्र हैं, जैसे भाई अभी कुछ समय पहले क्या उभरा था, डिजिटल करेंसी उभरी थी, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, इनके माध्यम से भी निर्यात हो रहा है सेवा का। और भी कई उभरते हुए क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम निर्यात को, चाहे वस्तुओं का हो सेवा हैं, उनको प्रोत्साहन, उनके लिए व्यवस्थित नीति बनाना। फिर स्कोमेट नीति क्या है, स्कोमेट नीति का फुल फॉर्म है स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। हम इनको और डिटेल अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये चार स्तंभ आपको याद रखने हैं। यह है सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन विदेश व्यापार नीति जो 2023 के चार स्तंभ में शामिल नहीं है। या मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 मार्कर प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि विदेश व्यापार नीति के 4 स्तंभ बताइए। किसके, विदेश व्यापार नीति के 4 स्तंभ बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इस नीति की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये जो नीति है, ये नीति का मुख्य फोकस, पहले तो इसका मुख्य फोकस किस पर है कि भाई विदेश व्यापार में या विश्व व्यापार में, किसमें, विश्व व्यापार में भारतीय रुपए में लेन देन करना, में लेन देन को प्रोत्साहन। भाई भारतीय रुपए में लेन देन से क्या होगा, भाई अभी वर्तमान में जैसे रूस है, रूस को अमेरिका में डॉलर में नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, भारतीय रुपए में लेन देन करेंगे, जिससे भारतीय जो रुपए है वो मजबूत होगा। क्यों भाई, वर्तमान में भारतीय रुपए जो है वो डॉलर के मुकाबले गिर रहा था, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम रुपए को मजबूत करेंगे, और रुपए को मजबूत करेंगे तो हमारी क्रय क्षमता बढ़ेगी, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए भारतीय रुपए जो है उसमें हमें विदेश व्यापार लेन देन की कोशिश करनी है ताकि वह मजबूत हो डॉलर के मुकाबले। और इसके माध्यम से क्या, इसमें क्या, ई कॉमर्स के माध्यम से, फिर ई कॉमर्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता लानी है। ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। फिर इसमें क्या, पुनः इंजीनियरिंग और स्वचालन प्रक्रिया की बात की गई। किसकी, री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन, किसकी, री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की बात की गई किसमें, 2023 की। अब री इंजीनियरिंग हर एक स्तर पर हम स्तंभ में इसकी चर्चा कर चुके हैं, कैसे री इंजीनियरिंग करेंगे, हर एक क्षेत्र की हम री इंजीनियरिंग करेंगे। इसमें भाई उसमें कैसे शुल्क लगते हैं, कितने तरीके के हम स्टाम्प या कितना पेपर वर्क करते हैं, उसको हम कितना कम कर सकते हैं और सुगम बनाएंगे, ऐसी री इंजीनियरिंग। अगर किसी व्यक्ति को 10 दफ्तरों तक जाना पड़ता है एक चीज़ के लिए, तो अगर हम उसे एक दफ्तर पर ला सकते हैं तो उसको लाएंगे। अगर हम उसे भाई
यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करना है, अगर वो चीज़ इंदौर से ही एक्सपोर्ट हो सकती है तो हम इंदौर से ही एक्सपोर्ट करेंगे, क्यों हम उसको पहले गुजरात लेकर जाएं। तो ऐसी री इंजीनियरिंग करेंगे। फिर इसके बाद निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर TEE, क्या TEE, निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर, टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस एक्सपोर्ट, टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस एक्सपोर्ट। ये इसके माध्यम से पुरानी नीति में भी ऐसे शहरों की बात की गई थी जो क्या निर्यात प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। भाई यहाँ से निर्यात ज़्यादा होता है किसी चीज़ का। इसमें 4 और शहर शामिल किए गए हैं। तो 39 शहर थे और 4 और नए कौन से शामिल किए गए हैं, तो ये 4 हैं, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। इन 4 के नाम आपको याद करने हैं, 39 और 4। अब ये निर्यात उत्कृष्टता शहर क्या होते हैं भाई, यहाँ से किसी उत्पाद का क्या होता है, निर्यात होता है। अब यह किस में, जैसे भाई हस्तशिल्प की कोई वस्तु हो सकती है, हस्तशिल्प की कोई वस्तु हो सकती है, जैसे भाई बनारसी साड़ी है, वाराणसी बनारसी साड़ी हो सकती है, अलीगढ़ के ताले हैं, यह निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर, इनसे एक कोई उत्पाद है। अब ODOP निर्यात उत्कृष्टता शहर से मेल खाने वाली स्कीम है। कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन, इनको भाई सब्सिडी भी मिलती है उत्पादन के लिए, इनको निर्यात में छूट भी मिलती है, सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर के जिनके चुनाव, जिनका चयन किया गया है, वहां से एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी और संवर्धन निधि। इसमें क्या है, TEE को मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना के माध्यम से, किसका, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के माध्यम से क्या होगा, निर्यात संवर्धन निधियों तक पहुंच प्राप्त होगी और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु मतलब EPCG योजना के अंतर्गत निर्यात पूर्ति सामान्य सेवा प्राप्त होगी। तो EPCG के माध्यम से भी, EPCG क्या थी, उन कैपिटल गुड्स के आयात में भाई छूट मिलना जो निर्यात को बढ़ावा देती हैं, तो उनमें भी। फिर इसके अलावा भाई अगला पहल क्या थी, निर्यातकों को मान्यता, जो निर्यातक हैं, जो निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें इजी लाइसेंस प्राप्त होगा एक्सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ सरकार उनको हेल्प भी करेगी कि आपका जो उत्पाद है किन देशों में इसकी डिमांड है, हम आपको क्या कॉन्टैक्ट्स देते हैं, तो आप चलिए यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए और निर्यात कीजिए। तो निर्यातकों को मान्यता दी जाएगी। फिर एक और पहल है इसके अंतर्गत कि ईच वन टीच वन पहल। ईच वन टीच वन पहल के माध्यम से क्या होगा कि पहल में क्या होगा कि भाई जो निर्यातक हैं भाई एक दूसरे को सिखाएंगे भी, ईच वन और टीच वन, प्रत्येक व्यक्ति को। इसमें क्या, पहल में क्या, 2 स्टार और उससे ऊपर स्थिति धारकों को, इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर टीच करना है, मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु। तो निर्यातकों को प्रशिक्षण देने के लिए ईच वन टीच वन पहल, कौन सी, ईच वन टीच वन पहल, किसके लिए, निर्यातकों को प्रशिक्षण देने के लिए। और इसमें 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जैसी कुछ बातें भी की गई हैं, तो इससे समझें आप क्या, ईच वन टीच वन पहल। फिर हम बात करें जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई कि हमें जिलों से निर्यात को बढ़ावा देनी है, तो यह भी किससे आप जोड़ेंगे इसको, ODOP, जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐसा पारितंत्र डेवलप करना है हमें कि प्रत्येक जिले से कोई ना कोई उत्पाद पहचान कर उसको निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए, कि उसकी पहचान की जाए ऐसे प्रोडक्ट की, ऐसी गुड्स की, ऐसी सर्विस की जो वहाँ से प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, वहाँ से उनका क्या निर्यात हो सकता है। तो जिलों से क्या करना है, निर्यात को बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद ई कॉमर्स निर्यात की क्षमता में सुधार करना है कि जो ई कॉमर्स है, ई ट्रेड है, इसके माध्यम से जो निर्यात हो रहा है उसकी क्षमता में सुधार करना है। साथ ही साथ यहाँ क्या, इसमें लगभग $300 की इसकी जो वैल्यू है वह आकी गई कि 2030 तक ई कॉमर्स की वैल्यू है निर्यात क्षेत्र में $300 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगी, सॉरी $300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखना है ये डेटा आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर इसमें क्या किया गया है कि भाई जो इसमें शुरुआती बिंदु के रूप में क्या, कुरियर आधारित ई कॉमर्स निर्यात हेतु क्या है, सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। भाई कुरियर आधारित है, जैसे डिलीवरी हुई, ई कार्ट हुई, ब्लू डार्ट हुई, इनमें जो कुरियर आधारित निर्यात होता है किसी वस्तुओं का, उत्पादों का, भाई बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं हम वैसे निर्यात नहीं करते हैं, भाई वहाँ से ऑर्डर आया
ऑनलाइन जैसे अमेजोन पर है, ऑर्डर आया तो हम निर्यात करते हैं, कुरियर, तो इनसे रिलेटेड भी हैं। फिर ये जो निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें संशोधन भी किया जाएगा। तो ई कॉमर्स क्षमता में सुधार, इसमें क्या कुरियर आधारित वस्तुओं के लिए $300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 2030 तक का इसमें स्थिति न आंकी गई है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड कैपिटल है, जो कैपिटल गुड्स हैं, इनमें इनको भी क्या प्रमोट किया जाएगा, ईपीसीजी है, यह भी इसमें लागू की जाएगी। ईपीसीजी के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी। इसकी जो न्यूनतम सीमा शुल्क है उसको समाप्त किया गया है, सीमा शुल्क जो लगता था उसको समाप्त कर दिया गया है ईपीसीजी के लिए। फिर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो बात आती है स्कोमेट नीति, मतलब स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। भाई विशिष्ट रसायन, जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, फिर और कोई मटेरियल होंगे, उत्पाद होंगे, फिर उपकरण होते हैं और प्रौद्योगिकी, इन सभी से संबंधित जो नीति है उसको और सुगम बनाना, ताकि यह निर्यात को प्रोत्साहित कर सकें, उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकें। इससे क्या भारत में मजबूत निर्यात नियंत्रण प्रणाली से क्या होगा भाई, पहुंच प्राप्त होगी प्रौद्योगिकियों तक। दोहरे जो निर्यातक हैं, निर्यातकों को दोहरे उपयोग वाली कीमती वस्तुओं के क्या होगी, पहुंच होगी। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बात की कि जो अग्रिम प्राधिकरण योजना, तो इससे क्या टैरिफ वगैरह में छूट मिलेगी, और जो एडवांस लाइसेंसिंग वगैरह है इन सब से संबंधित यह है। फिर बात आती है एमनेस्टी योजना की हम बात करें तो इसमें क्या बात की गई है कि इसके माध्यम से एक क्या पंजीकरण के लिए, एमनेस्टी योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ये क्या करेगी, ये निर्यातकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 6 महीने की विंडो उपलब्ध कराएंगे एमनेस्टी योजना के माध्यम से। एमनेस्टी योजना में भी बहुत सारे प्रावधान, छूट से संबंधित प्रावधान किए गए थे। कोई भी गुड्स को लेकर, या आपको निर्यात प्रोत्साहन के लिए आप प्रोत्साहन करते हैं, आप निर्यात करते हैं, उसके प्रोत्साहन के लिए आपको छूट मिलती है एमनेस्टी योजना के अंतर्गत। जैसे जीएसटी में शुरुआत में, जीएसटी जब शुरुआत हुई थी तो लोग जितना ज़्यादा जीएसटी भरेंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें कुछ छूट भी मिलती थी, उसमें भी एक योजना प्रारंभ की गई थी। ऐसे ही यह निर्यात प्रोत्साहन के लिए योजना प्रारंभ की गई है। कौन सी, एमनेस्टी योजना। तो स्कोमेट नीति, इसमें आप याद रखें, यह स्पेसिफिक पूछी जा सकती है। विशिष्ट रसायन, जीव, उत्पाद, उपकरण और प्रौद्योगिकियों के क्या भाई, उनको प्रौद्योगिकियों को समझने के लिए, पेटेंट प्राप्त करने के लिए, इनके उपयोग के लिए, इनके रूपांतरण के लिए, इनसे संबंधित नीति को सरल बनाना, व्यवहारिक बनाना, इन स्कोमेट नीति को क्या करना था, सुव्यवस्थित करना। इसके अलावा यहाँ बात ही थी उभरते हुए क्षेत्रों की, किसकी, उभरते हुए क्षेत्र। तो जो अर्थव्यवस्था के नए उभरते हुए क्षेत्र हैं, जैसे भाई गिग इकोनॉमी की बात सुनी होगी आप लोगों ने, किसकी, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी। इसके अलावा भाई ई व्हीकल हैं, तो ई व्हीकल को चार्ज करने के लिए भी बात चल रही है कि भाई जो चार्जिंग स्टेशन है, तो उभरता हुआ क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो बैटरी हैं, अब इसमें क्या, जो ई व्हीकल हैं, ई व्हीकल एक्सपोर्ट, इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, इसके लिए पारितंत्र निर्मित किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान किसमें, नई विदेश व्यापार नीति में किए गए हैं, इसके लिए, ताकि ये क्या ब्रॉड कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करती है, जिससे हर एक क्षेत्र से निर्यात को व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। तो अब आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में क्या याद रखना है, एक बार और जल्दी से आपको रिवाइज कराता हूं। पहले तो क्या, 1 अप्रैल 2023 को लागू ही निर्यात संवर्धन के साथ रोजगार विकास की बात की थी इसमें, और वर्तमान आवश्यकताओं के साथ निरंतरता, निर्यात में निरंतरता बनाए रखने की बात। इसमें क्या, स्वचालन और पुनः इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की बात। फिर जो 2030 तक है, निर्यात का लक्ष्य क्या, $2 ट्रिलियन,
इसकी कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, इस नीति की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। फिर इसके 4 पिलर हैं, तो क्या छूट के साथ प्रोत्साहन की बात की है, फिर सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, सहयोग किसका, निर्यातकों को सहयोग दो, राज्य का सहयोग मिले, जिले का सहयोग मिले, और जो अन्य संस्थाएं हैं, अन्य मिशन हैं, उनके सहयोग से। फिर व्यापार में सुगमता, लेन देन में सुगमता, और ई पहल, लेन देन में सुगमता, रुपए को मजबूत करना है, जैसे लेन देन आसान हो जाए, भारत के पास वह मुद्रा हमेशा से रहेगी। फिर ई पहल, ई कॉमर्स की बात, और फिर उभरते क्षेत्र हैं और इसको मिट नीति है, इनको सुव्यवस्थित करना आवश्यकताओं के अनुरूप। फिर इसके बाद और क्या विशेषताएं, तो भाई निर्यात उत्कृष्टता शहरों की बात की थी, 39 पहले थे, 4 और जोड़े गए। कौन कौन से 4 जोड़े गए थे, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। याद रखिए क्या, हस्तशिल्प या कृषि उत्पाद से संबंधित है, हथकरघा, हस्तशिल्प, ये याद रखना, निर्यात उत्कृष्ट शहर में इनको ज़्यादा वो है वेटेज। फिर निर्यातकों को मान्यता देने के लिए भाई इसमें और अच्छी तरीके से लाइसेंस की जाए। फिर ईच वन टीच वन पहल, निर्यातकों को क्या करना है, ईच वन टीच वन के माध्यम से जो निर्यातक हैं तो निर्यातकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ईच वन टीच वन स्कीम के माध्यम से। फिर जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात समिति का भी गठन किया जाएगा। साथ ही साथ ओडीओपी के बारे में वो इनसे ही जुड़ी हुई है कि जिलों से एक एक उत्पाद को या सेवा को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन, उसके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार की जाएंगी। फिर ई कॉमर्स, निर्यात की क्षमता में सुधार करना है, किसमें, ई कॉमर्स है उसकी निर्यात क्षमता है। 2030 तक कितनी इसकी क्षमता की गई है, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसमें क्या, जो निर्यातक हैं ई कॉमर्स के माध्यम से बड़ी बड़ी खेप निर्यात करने वाले को छूट की बात की गई है। फिर ईपीसीजी है, उसमें सीमा शुल्क को समाप्त किया गया है ईपीसीजी के तहत। फिर बात आती है स्कोमेट नीति की, तो स्कोमेट नीति को व्यवस्थित करना है और समयानुसार उसमें परिवर्तन भी करना है हमें। और अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत भी सुविधा प्रदान की है। फिर बात आती है एमनेस्टी योजना की। एमनेस्टी योजना के माध्यम से एक ऑनलाइन पोर्टल जो भाई रिव्यू करेगा चीज़ों को। और फिर क्या, इस नीति को समयानुसार क्या मूल्यांकन भी किया जाएगा। 2015 की नीति याद कीजिए, 2015 की नीति के मैंने एक पॉइंट बताया था, महत्वपूर्ण है क्या, कि भाई इसमें जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन प्रति वर्ष ना कराकर 2.5 वर्ष में उस नीति का, उसके प्रभावों का प्रति 2.5 वर्ष में मूल्यांकन होगा, जिससे क्या लंबे समय में देखेंगे इसके प्रभावों को, फिर उसके मूल्यांकन के आधार पर परिवर्तन, तुरंत परिवर्तन करने से प्रभाव दीर्घकालीन नहीं हो पाते हैं। और ऐसा ही इस नीति के माध्यम से किया गया है। चलिए, तो यहाँ पर विदेश व्यापार नीति हमारी समाप्त होती है। अब मुलाकात होती है आप लोगों से अगले लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे सार्क, आसियान और G20 अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। बने रहिए ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल तक पर, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।